हेलो टू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2025 का जो एम्स दिल्ली एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। एक मेमोरी बेस्ड पेपर है ये, कि जितने आप सबको पता है ये ऑनलाइन पेपर है, इसकी कोई पीडीएफ हमें अपलोड नहीं होती। सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। तो मेमोरी बेस्ड पे अपन को जितने भी क्वेश्चंस याद है उस बेसिस पे मैं आपको आज के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। वैसे टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी मेमोरी बेस्ड जितने हमें आते हैं हम वो सारे कवर कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ठीक है, कौन सी सेल है जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी सेल। ठीक है, बी सेल्स, या फिर हम बोलते तो बी लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन में आपको मिला होगा बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी लिम्फोसाइट्स, जो कि क्या करेगी? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। एंटीबॉडीज़ क्या करती है? जो कि क्रूशियल रोल प्ले करेगी बॉडीज़ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अमॉन्ग फॉलोइंग विच आर मैजिक नंबर्स। ठीक है, एक 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसके अंदर से पूछा था कि मैजिक नंबर्स कौन से हैं। मैजिक नंबर्स मतलब किससे रिलेटेड पूछ रहा है? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर मैजिक नंबर्स कौन से होते हैं? तो इसका आंसर क्या था? मैजिक नंबर्स कौन से हो जाएंगे? 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। ठीक है, देखो मैजिक नंबर की हम बात करते हैं तो मैजिक नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग होता है और न्यूक्लियॉन्स के लिए अलग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग होता है और न्यूक्लियॉन्स के लिए अलग होता है। हमें ऑप्शंस में कौन सा दिए थे? न्यूक्लियॉन्स वाले। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाले। इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँगी तो कौन सा हो जाता है? 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है, दैट करस्पॉन्ड्स टू द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड सब शेल्स इन एटम। और जबकि जो ये न्यूक्लियॉन्स वाले होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, ये मैजिक नंबर्स होते हैं जो क्या इंडिकेट करेंगे? स्टेबल न्यूक्लियर कन्फिग्रेशन। ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियर कन्फिग्रेशन। तो हमारे पास ऑप्शन पे कौन सा था? ये वाला। तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु एस्टेब्लाइज्ड BARC। BARC क्या है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्टेब्लिश फाउंडर कौन थे? BARC के फाउंडर कौन थे? होमी। ठीक है, होमी जे बाबा। होमी जे बाबा यही थे BARC के फाउंडर थे। इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इनको होमी जे बाबा कहते हैं हम शॉर्ट में। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, और कब किया था ये इन्होंने? 1956 में। कहाँ पे? मुंबई में। और इन्हीं के ही नाम पे इसका नाम क्या बना था? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये इधर बाबा की स्पेलिंग यही आएगी जो इनके नाम में है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो कौन है इनके फाउंडर? होमी जे बाबा। पूरा नाम क्या है इनका? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। 1956 में इन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। एक ये क्वेश्चन था कि मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सी ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है। थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर क्या था? थायराइड ग्लैंड, जो कि रेगुलेट करेगी मेटाबॉलिज्म को और T3 और T4 हार्मोन प्रोड्यूस करती है। डाइकॉम स्टैंड फॉर। डाइकॉम का पूरा नाम क्या है? एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, रेडियोलॉजी और इन स्टूडेंट्स के लिए इजी सा ही क्वेश्चन था एकदम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हम पैक्स के अंदर पढ़ते हैं डाइकॉम। तो इसका पूरा नाम क्या है? डिजिटल इमेजिंग
एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन, ठीक है, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन ये था, एफडीजी स्टैंड फॉर, एफडीजी का पूरा नाम क्या है, एफडीजी जिसको हम किस में यूज़ करते हैं, पेट स्कैन में यूज़ करते हैं, फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। तो एफडीजी का पूरा नाम क्या है, फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच कॉलिमेशन प्रोड्यूस लार्ज फील्ड ऑफ व्यू इन गामा कैमरा, मतलब कौन सा कॉलिमेशन है या फिर कौन सा कॉलीमेटर है जो कि लार्ज फील्ड ऑफ व्यू प्रोड्यूस करता है गामा कैमरा के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डाइवर्जिंग कॉलीमेटर्स, ठीक है। डाइवर्जिंग कॉलीमेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाइडन द फील्ड ऑफ व्यू, जबकि कन्वर्जिंग कॉलीमेटर्स क्या करते हैं, नैरो द फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यूज़ ऑफ सिटी विथ पैट, ठीक है। पैट सिटी करते हैं हम, मतलब पैट के साथ हम क्या कर रहे हैं, सिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो सिटी का यूज़ क्या है पैट के साथ, इसके ऑप्शन अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि भाई सिटी का यूज़ क्यों होता है पैट के साथ। तो देखो पैट तो क्या करता है, पैट तो हमें बता देगा मेटाबॉलिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पैट स्कैन। और अगर मैं इसके साथ सिटी कंबाइन कर दूंगी, पेट सिटी कर दूंगी, तो सिटी क्या दे देगा मुझे, एनाटॉमिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पेट सिटी में मुझे मेटाबॉलिक और एनाटॉमिकल इन्फॉर्मेशन दोनों मिल जाएगी अगर मैं पेट सिटी को कंबाइन कर दूंगी। तो मतलब इससे क्या होगा कि नाउ डॉक्टर्स कैन गेट अ मोर प्रिसाइज एंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कॉलीमेटर अलाउ, मतलब कॉलीमेटर क्या अलाउ करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, कॉलीमेटर अलाउ, ऑप्शन में था एक ऑप्शन, फोटोन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सर्टेन डायरेक्शन। तो क्या अलाउ करता है कॉलीमेटर की जो फोटोन है, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ, फोटोन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से फोटोन आ रहा है, ये किसके द्वारा पॉसिबल है, कॉलीमेटर के द्वारा। कॉलीमेटर ये करने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच एलिमेंट इज कॉल्ड मॉक, कौन से एलिमेंट को हम मॉक एलिमेंट बोलते हैं। देखो तो मॉक एलिमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। अगर मैं न्यूक्लियर के अंदर मॉक एलिमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो न्यूक्लियर साइंस के अंदर, ठीक है, तो न्यूक्लियर साइंस के अंदर मॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि क्या करेंगे, सिमुलेशन के अंदर काम में आते हैं, ठीक है। सिमुलेशन के अंदर काम में आते हैं, एक ऐसा मटेरियल जो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जैसे बिहेव करता है, मतलब उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, लेकिन वो खुद रेडियो एक्टिव नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये खुद रेडियो एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो जो मॉक एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता, लेकिन किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अच्छे से मिमिक करता है, मतलब उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जैसे होगी, तो इसलिए हम इसे सिमुलेशन में काम लेंगे, लेकिन ये खुद रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो पर्पस क्या हो गया, इसको सेफ टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशन में हम इसको काम ले रहे हैं, ठीक है। और ये देख लेते हैं कि भाई जो मॉक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। कोल्ड किट्स होती है जिस विदाउट रेडियो न्यूक्लियाइड, ठीक है, ये विदाउट रेडियो न्यूक्लियाइड, ये किसको सिमुलेट करने में काम आती है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के सिमुलेशन में, ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के। वाटर फैंटम भी को भी हम मॉक एलिमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि खुद रेडियो एक्टिव नहीं होता, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, मिमिक कर रहा है अच्छे से, ठीक है। ये अगर हम ह्यूमन टिश्यू को सिमुलेट कर रहे हैं इमेजिंग के लिए, तो उसके अंदर हम वाटर फैंटम यूज़ लेते हैं। अब क्वेश्चन में तो हमसे पूछा था भाई कौन सा एलिमेंट है मॉक एलिमेंट, तो मॉक आयोडीन 131 कैप्सूल्स, ठीक है, मॉक आयोडीन 131 कैप्सूल्स ही बोलते हैं इनको। ये क्या होते हैं, आयोडीन थेरेपी कैप्सूल होते हैं, जो कि डमी ट्रेनिंग के अंदर काम आते हैं, किसमें, डमी ट्रेनिंग में, ठीक है। अब सबके ऑप्शंस तो रिमेंबर नहीं है, बट हाँ ये है कि भाई ये क्वेश्चन आए थे,
तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, तो हम इसके सारे आंसर या इससे रिलेटेड जो भी स्टडी है हम पूरी कर ले। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता पड़ गया मॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस में काम आते हैं, किस किस को हम बोल सकते हैं कि ये मॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एलिमेंट इज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? कौन से ऑप्शन में दिए थे? कुछ सोडियम, पोटेशियम और भी 2 ऑप्शन थे, और उसमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनमें से किसकी होगी? तो ऑप्शन में वैसे पूरे तो याद नहीं है, बट ऑप्शन में था सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, ये सब था। तो इनमें से सबसे एक और ऑप्शन था, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? बिल्कुल पोटेशियम की होगी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनर्जी ऑफ 99M टेक्नीशियम, ये जो मैंने इससे पहले प्रैक्टिस सेट करवाए थे, क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आई गेस करवाया भी था कि 99M टेक्नीशियन की एनर्जी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाफ लाइफ कितनी होती है इसकी? 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज इन GFR? GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR के अंदर हम कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ करते हैं? तो कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल हम यूज़ करते हैं GFR के अंदर? 99M टेक्नीशियम DTPA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 123। ठीक है, आयोडीन 123 की हाफ लाइफ कितनी हो जाती है? 13.2 आवर्स। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 123, और ये क्या हो जाती है इसकी? फिजिकल हाफ लाइफ। ये क्या हो जाती है इसकी? फिजिकल हाफ लाइफ। जब हम बात करेंगे अफेक्टिव हाफ लाइफ की, तो अफेक्टिव हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/TE अपॉन 1/TP अपॉन प्लस 1/TB। यहाँ पे TP क्या है? फिजिकल हाफ लाइफ, और TB क्या है? बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो कि किस पे डिपेंड करती है? बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो कि किस पे डिपेंड करेगी? बॉडी और ऑर्गन सिस्टम पे। डिपेंड्स ऑन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। अब मोस्ट प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर क्या हो रहा है, स्पेशली थायराइड इमेजिंग के अंदर, जो अफेक्टिव हाफ लाइफ है वो कंसिडर्ड क्लोज टू इट्स फिजिकल हाफ लाइफ बिकॉज द बायोलॉजिकल क्लियरेंस इज रिलेटिवली स्लो। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो इसका बायोलॉजिकल क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो हम इसको नील मान के जो इसकी अफेक्टिव हाफ लाइफ है वो फिजिकल हाफ लाइफ के इक्वल ही मानते हैं। स्पेशली किसके अंदर? स्पेशली इन थायराइड इमेजिंग। स्पेशली इन थायराइड इमेजिंग। तो आयोडीन 123 की, तो आयोडीन 123 की जो अफेक्टिव हाफ लाइफ है वो भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 13.2 आवर्स। ठीक है, तो इसकी जो अफेक्टिव हाफ लाइफ है वो भी 13.2 आवर्स ही हो जाएगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अल्फ़ा डीके विच न्यूक्लियाई प्रोड्यूस? अल्फ़ा डीके के अंदर कौन सा न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होता है? तो हमें अच्छे से पता है 2He4 विच इज़ कम्पोज ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। हीलियम निकलता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीटा डीके, कि बीटा डीके में क्या हो रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन में कुछ रिएक्शंस जैसा था इसके अंदर। तो बीटा डीके की क्या हो जाती है रिएक्शन? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और एंटी न्यूट्रॉन। और ठीक है, बीटा नेगेटिव डीके था ये। ठीक है, नेगेटिव लग रहा है, आगे बीटा नेगेटिव डीके का पूछा था। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा? किसकी रिएक्शन है? बीटा नेगेटिव डीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई LET? क्या पूछा था क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा हाई लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र किसका होता है? तो किसके होते हैं? हाई LET अल्फ़ा पार्टिकल्स के। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव हाई लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र और मोस्ट डैमेजिंग होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड इज़ 10 आवर्स देन आफ्टर 30 आवर्स इट विल रिमेन। एक क्वेश्चन में पूछा था कि अगर किसी रेडियो न्यूक्लियाइड की हाफ लाइफ कितनी है? 10 आवर्स है, तो आफ्टर 30 आवर्स मतलब 30 साल के बाद ये कितना बचेगा?
ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए कि भाई हाफ लाइफ इतनी है तो 30 साल बाद ये कितना बचेगा, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर डिके का फार्मूला, सॉरी हाफ लाइफ डिके फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, हाफ लाइफ डिके फार्मूला। हाफ लाइफ डिके फार्मूला कौन सा होता है, रिमेनिंग फ्रैक्शन का, कि भाई मुझे बताना है कि इतने टाइम बाद कितना बचा है, रिमेनिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हाफ टी अपॉन टी हाफ। ठीक है, यहाँ पे टी हाफ हो जाएगी इसकी हाफ लाइफ, और टी हमें कितना दे रखा है 30 आवर्स, मतलब हमें इतने बताना है कि भाई 30 साल बाद कितना बचेगा, वो हो गया टी, और हाफ लाइफ कितनी है इसकी 10 आवर्स। तो कैसे निकाल लेंगे हम इसको, ठीक है, इजी सा फॉर्मूला है, हाफ ऊपर क्या रखना है हमें टी कितना हो जाएगा 30, टी हाफ कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा हाफ की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/8। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/8, कितना बचेगा ये, इट विल रिमेन 1/8। अगर किसी रेडियो न्यूक्लाइड की हाफ लाइफ 10 आवर्स है, 30 साल बाद कितना बच जाएगा हमारे पास 1/8, और अगर हमसे परसेंटेज में पूछा है कि भाई कितना परसेंट बच जाएगा, तो 1/8 × 100, और कितना हो जाएगा इसका आंसर 12.5%। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फोर्स कीप्स न्यूक्लियस क्लोजली पैक, कौन सा फोर्स है जो कि न्यूक्लियस को क्लोजली पैक रखता है, मतलब कि क्या करेगा, जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है। तो कौन सा फोर्स है जो कि न्यूक्लियस को क्लोजली पैक मतलब जोड़ के रखेगा, बाइंड करके रखेगा, तो क्या बोलते हैं हम इसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है, क्लोजली पैक करके रखता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम मास नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, क्या बोलते हैं हम, अगर मास नंबर सेम है और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है तो क्या बोल देते हैं इनको हम, आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज, एब्जॉर्ब डोज की यूनिट क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ था, ग्रे। ठीक है, एब्जॉर्ब डोज की यूनिट क्या हो जाती है, ग्रे। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ अफेक्टिव डोज, अफेक्टिव डोज की यूनिट क्या हो जाएगी, ये भी मैंने करवाया हुआ था, इक्विवेलेंट और अफेक्टिव डोज की यूनिट कितनी हो जाती है, साइवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, क्या पूछ रहा था भाई, ऑप्शन क्या दे रखे थे उसने, ऑप्शन दे रखे थे कि भाई एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा बाय 1, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा बाय 1, या फिर डिक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 2। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिके का ही प्रोसीजर है, जो हम रेडियो एक्टिव डिके पढ़ते हैं उसका ही प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 1, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज बाय 1, तो इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉकेट आयन चैम्बर, ठीक है, जो पॉकेट आयन चैम्बर है उसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो पॉकेट आयन चैम्बर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ऑप्शन में था हमारे पास आयनाइजेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ पॉकेट आयन चैम्बर क्या होता है, आयनाइजेशन होता है इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबी वैल्यू ऑफ 14, आरबी क्या होता है, रिलेटिव। 3 फैक्टर्स पढ़ते हैं हम रेडियो बायोलॉजी के अंदर, एलईटी, आरबी और ओईआर। एलईटी क्या था, लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र, आरबी क्या होता है, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, और ओईआर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशो। तो आरबी वैल्यू कितनी हो जाती है, फोटोन की 1। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ एलईटी, क्वेश्चन था व्हाट इज़ एलईटी, एलईटी क्या होता है, लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इसका पूरा नाम नहीं पूछा था कि भाई एलईटी क्या होता है, और लाइन क्या आती है हमारे पास, क्या होता है एलईटी, एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट लेंथ, ये क्या हो जाएगा, एलईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये रिपीट हो गया। आरबी वैल्यू ऑफ फोटोन, ये हमने देख लिया 1। इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये भी देख लिया था, ये गलती से रिपीट टाइप हो गया, वही जिसके अंदर एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है बाय 1, जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव डिके का एक प्रोसीजर है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल इज़ डिफाइंड बाय, ठीक है, मैंने क्वांटम नंबर्स पे एक शॉर्ट्स डाल रखा है जिसके अंदर ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे विद इन 30 सेकेंड्स का वो शॉर्ट है, तो एक बार सब गो थ्रू कर लेना। जिसने भी नहीं देखा, चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड है क्वांटम नंबर का, जिसके अंदर चारों क्वांटम नंबर का फॉर्मूला बेसिक वगैरह सब एक बार दे रखा है। 30 सेकंड लगेंगे और उसके अंदर आपका क्वांटम नंबर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछ रहा था कि जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है इज़ डिफाइंड बाय, और ऑप्शन में दे रखे थे क्वांटम नंबर, मतलब कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि ऑर्बिटल की शेप बताएगा। तो कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि ऑर्बिटल की शेप बताएगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। कौन सा है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल होते हैं SPDF, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में होते हैं? कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? बिल्कुल D ऑर्बिटल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वांटम नंबर का वो जो शॉर्ट्स है वो आप रिवाइज कर लेना। चारों क्वांटम नंबर से जितने भी प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, स्पिन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चारों से रिलेटेड जो भी MCQ बन सकता है वो सारे कवर हो जाएंगे आपके उस शॉर्ट्स के अंदर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या पूछा होगा उसने? ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हम N से, जो कि N क्या बताता है हमें? तो ये क्या बताता है हमें? शेल और एनर्जी लेवल। क्या बताएगा? शेल या फिर एनर्जी लेवल, कि मतलब 1 है, 2 है, 3 है। फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल ऑर्बिटल्स इन अ शेल, टोटल ऑर्बिटल्स इन अ शेल का क्या हो जाएगा? N²। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछ लिया इस शेल के अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2n², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्चर इमेज इन DR। DR क्या हो जाता है? डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर ऑप्शंस दे रखे थे हमें कि भाई इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है जो कि इमेज को कैप्चर करेगा, तो क्या था आंसर इसका? डिटेक्टर, ठीक है। ऑप्शन में था डिटेक्टर हमारे पास, तो डिटेक्टर क्या करता है? इमेज को कैप्चर करेगा DR, डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उसमें क्या पूछा था? ग्रिड, यूज़ ऑफ ग्रिड। ग्रिड का क्या यूज़ होता है? तो देखो ग्रिड का क्या यूज़ हो जाता है। ग्रिड क्या करता है? स्कैटर रेडिएशन रिमूव करने में काम आता है, रिमूव स्कैटर रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा था? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FeCN6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर FeCN6 का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था हमसे, ठीक है। तो बोलते क्या है हम FeCN6 को? बोल क्या देंगे हम FeCN6 को? फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम इसको, फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। और होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्या कि जो सेंट्रल एटम है वो बॉन्डेड है, ठीक है। नंबर रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है? आयरन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिएजेंट इज़ यूज्ड इन टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट हमने पढ़ा है जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, टॉलरेंस टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा है। तो पूछ रहा है कि टॉलरेंस टेस्ट के अंदर कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, तो कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है इसके अंदर? एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, ठीक है। तो बात करेंगे अगर हम इंडिया की, तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, तो कौन, क्या नाम था उसका? अप्सरा। क्या नाम था जो कि इंडिया में था फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? अप्सरा, जो कि डॉक्टर होमी भाभा, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, हु वाज द फाउंडर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, 1995। इन्होंने ये रिएक्टर किया था एस्टेब्लिश, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया के अंदर, जिसका नाम क्या था? अप्सरा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था?
ठीक है। तो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था शिकागो पाइल 1। ठीक है, क्या नाम था इसका? शिकागो पाइल 1। ये कौन सा था? वर्ल्ड में फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसको हम CP1 भी कहते हैं। और इंडिया में फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। एक क्वेश्चन था, हाइट एट विच विंडो लोकेटेड इन आइसोलेशन वार्ड। ठीक है, तो आइसोलेशन वार्ड्स कौन से हो जाते हैं? जैसे कि कोविड-19 वगैरह में जो आइसोलेशन वार्ड्स थे, तो ये पूछ रहा है कि इन वार्ड्स के अंदर जो विंडो है वो कितनी हाइट पे होती है। तो जो आइडियल हाइट हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 5 to 6 फीट या फिर 1.5 to 1.8 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। हु डिस्कवर्ड प्रोटोन? प्रोटोन की डिस्कवरी किसने की थी? तो किसने की थी प्रोटोन की डिस्कवरी? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। और कब करी थी ये भी देख लो, 1917 के अंदर। कब करी थी? 1917 के अंदर। किसने की? ठीक है, तो ये मेमोरी बेस पे जो 38 क्वेश्चंस है जो कि मेरे पास आए हैं, कि ये 38 क्वेश्चंस जो कि 2025 के न्यूक्लियर मेडिसिन के एंट्रेंस टेस्ट में आए हैं, ये जो याद है 38 क्वेश्चन। ठीक है, और अगर किसी को कोई और भी क्वेश्चंस याद आते हैं तो वो भी वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वी विल डिस्कस दिस, क्योंकि आपको पता है पूरे की पूरे क्वेश्चन याद नहीं रह पाते हैं CBT बेस्ड एग्ज़ाम्स पे, और पेपर ये वैसे भी रिलीज़ नहीं करता है एम्स। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें SN1 रिएक्शन से रिलेटेड भी था। ठीक है, तो एक बार SN1 SN2 रिएक्शंस भी देख लेंगे। एक क्वेश्चन SN1 रिएक्शन से रिलेटेड भी था और जिसका आंसर था ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन याद हैं। बाकी अगर किसी को और कोई क्वेश्चन याद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपन सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, मुझे जितने पता थे वो सब मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुई होगी। अगर बेनिफिशियल थी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।